हेलो स्टूडेंट्स, मेरे आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारे सपनों के से देश का संविधान, उसकी विशेषताएं का पार्ट सेकंड, दूसरा भाग। स्टूडेंट्स, मैं इसका पहला भाग आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप उसमें जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आप नया चाहते हैं वो ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करती हूँ, मेरे जो भी आपका बहुत प्यार मुझे लगातार मिलता रहा है और मैं ये कोशिश करती रही हूँ कि जो भी आप चाहें उन सब्जेक्ट्स पर मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपके लिए जो स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषता लाई हूँ, एक तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल जो नया संविधान है स्विट्जरलैंड का, उसकी विशेषताएं हैं। क्योंकि आप जितने भी आप पुराने मतलब वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर, मैंने जो नज़र किए हैं सभी में पुरानी विशेषताएं हैं। और आप देखिए, आप किसी भी कंपटीशन में बैठे या फिर आप पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को हमेशा अपडेट रखिए। आप देखिए कि बहुत पुरानी पुरानी विशेषताएं वो जो कि बिल्कुल बदल चुकी हैं, उन विशेषताओं से अपना वीडियो बना रहे हैं या उन विशेषताओं को बता रहे हैं। तो मेरा जो ये आज का वीडियो है, ये बिल्कुल जो रिसेंट नवीन संविधान है, एक नया संविधान जो स्विट्जरलैंड का है, उस पर मैंने ये उनको लेते हुए सारी विशेषताओं को ये वीडियो बनाया है। तो इसका पार्ट सेकंड, आइए हम चलते हैं। एक बात और है कि मैं चूँकि ये सेकंड पार्ट है, बहुत सारी विशेषताएं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो आप मेरे पहले पार्ट को जरूर देखिएगा, तभी आपको आगे की जो विशेषताएं हैं वो समझ में आ पाएंगी। कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ का संविधान लिखित है, निर्मित है, व्यापक है। इसके अलावा गणतंत्रात्मक संविधान है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। ये सब विशेषताएं मैंने पहले बताई हुई हैं। और हालांकि मैं जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, चूँकि ये दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण, अनूठा, विलक्षण, जिसको हम कहें, और प्यारा सा संविधान है, तो इसकी विशेषताओं का, जो इसकी अनूठी विशेषताएं हैं, उनको मैं एक एक करके भी आपको अभी और उन पर वीडियो में बनाऊंगी। तो आइए हम देखते हैं इस प्यारा सा जो देश है उसका संविधान। मैं इसलिए बार बार प्यारा कह रही हूँ क्योंकि जितना प्यारा ये संविधान, मतलब ये देश है, उतना ही अच्छा यहाँ की अनूठी विशेषताओं को समेटे हुए यहाँ का संविधान है। तो जो यहाँ की बहुत ही अनूठी विशेषता है वो है बहुल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका हमने अपने यहाँ पर देखी है कि हमारे यहाँ पर एक राष्ट्रपति होता है, एक प्रधानमंत्री होता है। कई देशों में केवल राष्ट्रपति होता है, कई देशों में राजा होता है और प्रधानमंत्री होता है, जैसे कि अमेरिका में केवल राष्ट्रपति है, ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं है, ब्रिटेन में राजा है और प्रधानमंत्री है, भारत में राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है। तो इसी प्रकार से अलग अलग सभी जगह की अपनी विशेषताएं, लेकिन चूंकि इसको एकल कार्यपालिका कहते हैं, दोहरी भी कह देते हैं, लेकिन चूंकि शक्ति जो है, जैसे हमारे यहाँ पर चाहे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, लेकिन शक्ति हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के हाथ में है। इसी प्रकार से ब्रिटेन में चाहे राजा है और प्रधानमंत्री है, लेकिन शक्ति किसके हाथ में है? शक्ति राजा के हाथ में नहीं है, बल्कि जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के हाथ में है। इसी प्रकार से अमेरिका में सारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है, लेकिन स्विट्जरलैंड का संविधान तो अपने आप में अनूठा है, इसलिए वहां पर एकल कार्यपालिका है, ना दोहरी कार्यपालिका है, बल्कि वहां पर कैसी है? वहां पर बहुल कार्यपालिका है। और ये जो शक्ति है स्विट्जरलैंड में, वो एक व्यक्ति में निहित ना होकर के 7 व्यक्तियों की एक समिति में निहित है। और एक और अनूठी बात आप देखिए कि ये जो 7 व्यक्ति हैं वो किसी एक पार्टी से नहीं होते हैं, बल्कि ये वहां पर जितने दल हैं उनका सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। है ना बहुत अनूठी? हमारे यहाँ पर तो दलों की कितनी मारामारी होती है, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका में तो चलो 2 दलीय व्यवस्था है, पर हमारे यहाँ तो बहुदलीय व्यवस्था है और सब एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। लेकिन वहाँ पर बिल्कुल अलग है। वहाँ पर
जितने दल हैं उनमें से सभी में से मुख्य दलों में से जो एग्जीक्यूटिव है उसमें सदस्य लेने का प्रयास किया जाता है। और एक और अनूठी बात कि इनमें सभी बारी बारी से कार्यकारिणी के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, जिसे संघीय सरकार कहा जाता है। यानी वहां पर जो राष्ट्रपति है ना, वो हर वर्ष बदल जाता है। एक समय एक व्यक्ति राष्ट्रपति रहता है, सातों में से अगली साल वो, यानी राष्ट्रपति अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति बन जाता है। अगले वर्ष में दूसरा व्यक्ति आ जाता है उसकी जगह पर राष्ट्रपति, तीसरे वर्ष में तीसरा आ जाता है। यानी 7 साल तक सातों व्यक्ति बदलते रहते हैं। फिर उन्हीं सातों में से यदि पुनर्निर्वाचित हो जाते हैं तो उनमें से फिर एक व्यक्ति चुन लिया जाता है। तो इस तरह से रोटेशन से वहां पर राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। और एक बात ये भी है कि वहां पर जो अध्यक्ष है उसको, राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि राष्ट्रपति भी बिल्कुल आम नागरिक की तरह से किसी भी बस में, ट्राम में सफर कर सकता है। हालांकि बस वहां पर आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत अच्छी है, आम व्यक्तियों की भी उतनी अच्छी है, नेताओं से भी बहुत अच्छी है। तो वहां पर नेताओं की ऐसी आपाधापी नहीं है जैसे कि हमारे यहाँ पर होती है, और ना ही कोई नेताओं के पीछे दौड़ता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति सबकी बहुत अच्छी है, नेताओं को इतनी ज़्यादा शक्ति भी नहीं है। और चूंकि वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, इसलिए वहाँ पर लोगों को भी पूरा पूरा अधिकार मिला हुआ है कि वह स्वयं संविधान में संशोधन कर सकते हैं, स्वयं संविधान के कानून बना सकते हैं, अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आपके लिए एक अलग से वीडियो भी लेकर आऊंगी। और मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने चूंकि एक मैंने विशेषता, उसका फीचर मैंने लिया है, संविधान की विशेषता मैं बता रही हूँ आपको, तो उसमें मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझाया है। तो वहां पर कोई भी, मतलब इस 7 व्यक्तियों में से ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी तुलना हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या अमेरिका के राष्ट्रपति से कर सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सातों व्यक्ति समान शक्तिशाली होते हैं और उनकी शक्तियां समान है, उनका स्तर समान है। और जैसे मैंने बताया कि एक व्यक्ति एक वर्ष अध्यक्ष या राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, उन्हीं में से एक उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति बन जाता है, अगले साल ये बदल जाते हैं। और एक वहां पर ये परंपरा पड़ गई है कि जो फेडरल काउंसिल है, यानी जो संघीय परिषद है, जो संघीय सरकार जिसको हम बोलते हैं, उसके उपाध्यक्ष को अगले वर्ष अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो इस तरह से वहां पर किसी प्रकार की कोई दलीय ना तो मारामारी है, ना वहां पर कोई राजनीतिक कोई आप वो है खींचतान है कि हम राष्ट्रपति बनेंगे या हम हमारे पास शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्थिति वहां पर नहीं है। तो है ना बहुत ही अनूठी विलक्षण विशेषता यहाँ के संविधान की। अब देखिए, चूंकि मैं सोच रही हूँ कि आप इसका अध्ययन कर रहे हैं तो आपको राजनीति विज्ञान की सामान्य जानकारी होगी, या फिर आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको सामान्य जानकारी होगी कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक 2 व्यवस्थाएं होती हैं शासन की। तो जो स्विट्जरलैंड का संविधान है वो ना तो संसदात्मक है पूरी तरह से, और ना ही वह अध्यक्षात्मक है। यानी वहाँ का जो संविधान है उसमें दोनों ही जो पद्धति है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, दोनों ही पद्धतियों का मिश्रण है। तो स्विट्जरलैंड का जो संविधान है, देखिए ब्रिटेन में संसदात्मक शासन है, हमारे भारत में भी संसदात्मक शासन है, और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन है। अध्यक्षात्मक शासन और जगह भी है। तो जो स्विस कार्यपालिका है उसमें इन दोनों के अच्छे लक्षणों को शामिल कर लिया गया है। इन दोनों का अच्छा लक्षण क्या है? स्विस जो कार्यपालिका है उसका मतलब जो संस्थात्मक शासन का उसने लिया है वो लिया है उत्तरदायित्व। जैसे हमारे यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि भारत में संसदीय कार्यपालिका है, तो संसदीय सिस्टम में क्या होता है कि हम किसी प्रतिनिधि को, हम सरकार को चुनते हैं और सरकार यदि विश्वास मत हासिल नहीं कर पाती है तो वो गिर जाती है, यानी वह जनता के प्रति और जो व्यवस्थापिका होती है उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये तो हो गई उत्तरदायित्व व्यवस्था। दूसरा है स्थायित्व। अच्छा, ये जो गिरने की स्थिति है ये अमेरिका में नहीं है। वहां पर यदि 4 साल का कार्यकाल है तो 4 साल सरकार चलती है, ठीक है। तो
तो स्विट्जरलैंड में क्या किया है, चूंकि स्विट्जरलैंड तो मैंने बताया ना दुनिया का बहुत ही प्यारा सा देश, उसकी विशेषताएं भी उतनी ही प्यारी सी, तो उत्तरदायित्व और स्थायित्व दोनों के गुणों को इसमें शामिल कर लिया है। ब्रिटेन की संसदीय कार्यपालिका की तरह स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वह विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग तो लेते हैं, विधेयक और अन्य प्रस्ताव भी रखते हैं, और जो प्रश्न पूछते हैं विधानमंडल के सदस्य उनका भी उत्तर देते हैं, भाई उन्हें बताना तो पड़ेगा ही, और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। यानी ये सारी विशेषताएं तो हैं संसदात्मक शासन की, कि वह उत्तरदायित्व भी रखते हैं और उनके प्रश्न वो पूछते हैं। जैसे हमारे यहाँ आपने हंगामा देखा है ना टीवी पर, संसद का कि प्रश्न पूछते हैं और ऐसे मेज को बजाते रहते हैं, इस तरह से सारे काम होते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जाता है, क्योंकि वहां पर सरकार को नहीं गिराते हैं, क्योंकि सारे दलों की सरकार है वहां पर। जैसे मैंने आपको इससे पहली स्लाइड में बताया कि सभी मिलकर के कार्य करते हैं, वहां पर सभी दलों की सरकार होती है, तो जो भी कमियां होती हैं उनको वो स्वीकार कर लेते हैं और उन कमियों के अनुसार अपने आप में सुधार कर लेते हैं। क्योंकि वहां तो लोगों को भी पूरा अधिकार है, तो सुधार तो उन्हें वैसे भी करना होता है। इसी प्रकार से अमेरिकन कार्यपालिका की तरह पर वहां पर जो सदस्य हैं कार्यपालिका के, वो विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ पर संसदात्मक शासन में क्या होता है कि यदि कोई मंत्री बना है तो वो मंत्री विधानमंडल का भी सदस्य है, ठीक है। और वहां पर जो अमेरिका है वहां पर ऐसा नहीं होता है, तो उन्होंने अमेरिका की ये विशेषता ले ली है कि वहां पर जो कार्यपालिका के जो 7 सदस्य हैं ना, स्विस कार्यपालिका के, बहुल कार्यपालिका के, वो सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते, और ना ही वह विधानमंडल के जो मतदान होता है उसमें भाग ले सकते हैं। कार्यवाही में तो भाग ले लेते हैं लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकते, और उनका कार्यकाल है वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह 4 वर्ष जो है वो निश्चित है। यानी कार्यकाल से पहले, 4 वर्ष से पहले वो अपना त्यागपत्र नहीं देते हैं, यानी जो भी उनका कार्यकाल है उसमें वो उस कार्यकाल को पूरा करते हैं, तभी वो त्यागपत्र देते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आया या कटौती प्रस्ताव ले आए या स्थगन प्रस्ताव ले आए या काम रोको प्रस्ताव ले आए, तो इस तरह की स्थिति वहां पर नहीं होती है। तो दोनों ही पद्धति जो है उनके अच्छे गुणों को लेकर, क्योंकि दुनिया की सारी अच्छी चीजें जो है स्विट्जरलैंड ने अपने में संभाली हैं संविधान में, और आप ये देखिए कि वहाँ के लोग जो है ना वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, और वो इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो उन्होंने, उनके सहयोग से ये चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो संविधान बनता है, देखिए संविधान में जो भी बदलाव होते हैं ना, या संविधान में जो भी कानून बनते हैं वो वहाँ के लोगों ही बनाते हैं, वहाँ के लोगों की स्वीकृति के बिना वहाँ कार्य नहीं होता है। तो यही तो वहाँ का प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। एक जो वहाँ का संघात्मक शासन है, देखिए ये भी बहुत अलग विशेषता है वहाँ की, बहुत ही अलग। आप ये 6 कॉलम मैंने दे रखे हैं फेडरल फॉर्म के। संघात्मक शासन तो अपने यहाँ पर भी है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि भारत में संघात्मक बनाम एकात्मक, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक, या फिर अर्ध संघात्मक, या फिर अर्ध एकात्मक, जाने कितनी आलोचना प्रत्यालोचना हमारे संविधान के बारे में कही जाती हैं, जबकि स्विट्जरलैंड का संविधान पूरी तरह से संघात्मक शासन है। कैसे है देखिए, मैं कॉलम नंबर 1 की विशेषता आपको लेती हूँ। केंद्र और प्रांतीय शासन में अलग अलग व्यवस्था है, पूरी तरह से अलग व्यवस्था है स्टूडेंट्स। केंद्र में और प्रांत में पूरे अपने अपने संविधान है, हालांकि ये कॉलम 3 में ये विशेषता है मैंने बताई हुई है। सबके अपनी अपनी व्यवस्था है, अपनी शासन है, अपने सबकी व्यवस्थापिका है, सबकी कार्यपालिका है, सबकी न्यायपालिका है, सबके कानून अलग बनते हैं। दूसरी चीज़ है लिखित और कठोर संविधान। यहाँ का जो संविधान है वो लिखित है। मैंने जो पहला अपना पार्ट 1 बताया है उसमें बताया है कि 195 इसमें अनुच्छेद हैं और 4 इसके अध्याय हैं, जो कि 1998 में ये संविधान निर्मित हुआ है, और 1999 में जो ये नवीन संविधान है वो लागू हुआ है। तो कठोर है, कठोर यानी इसकी जो संशोधन प्रक्रिया है वो काफ़ी रिजिड है, काफ़ी कठोर है, बहुत मुश्किल से यहाँ संविधान संशोधन हो पाता है। आवश्यकता ही नहीं पड़ती है क्योंकि लोग ही तो सारा काम करते हैं यहाँ पर। और कैंटन और राज्यों के पृथक संविधान है। अब देखिए आप
आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना ये, कि हमारे यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर तो एक ही संविधान है देश का, जो कि 1950 में हमारे यहाँ लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 को। जो संविधान है उसके मतलब उसके अनुसार हमारे यहाँ पर शासन व्यवस्था चलती है। तो यहाँ पर कैंटन और राज्यों के अपने अपने संविधान हैं, और जो संविधान है वो वैसे समान होने चाहिए, यानी गणतंत्रात्मक होने चाहिए, और वैसे सारी सिमिलरिटी उसमें होनी चाहिए, पूरी तरह से लोकतंत्रात्मक होने चाहिए वो। इसके अलावा द्विसदनात्मक विधानमंडल है यहाँ पर, और द्वितीय सदन जो है उसमें भी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व मतलब प्रत्येक कैंटन से, पूर्ण कैंटन से 2 व्यक्ति और अर्ध कैंटन से 1 व्यक्ति इस सदन में भेजा जाता है। तो अर्ध कैंटन मतलब आधे कैंटन है, 1 के 2 भाग कर दिए हैं। कैंटन मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि राज्य हैं, और ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा है उसमें जनसंख्या के आधार पर व्यक्ति जाते हैं, सदस्य चुन करके जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि समानता के आधार पर दूसरे सदन में जो सदस्य हैं वो चुन करके जाते हैं। दोनों सदनों के बारे में मैं अगले आपको जो स्लाइड है या अगला जो पार्ट होगा उसमें बताऊंगी। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण है, यानी जो शक्तियां हैं, केंद्र की शक्ति केंद्र को मिली हुई है और बाकी की सारी शक्तियां कैंटनों को मिली हुई है, तो शक्ति वितरण भी है यहाँ पर। और संघीय न्यायपालिका है। अब न्यायपालिका तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि केंद्र और राज्यों में यदि किसी भी बात पर कोई गतिरोध होता है, कहीं कोई भी किसी बात पर कहीं कोई अटकते हैं, किसी बात पर भी कहीं कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसको न्यायपालिका ही दूर करती है। वैसे यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति आती नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लोग बहुत जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इस तरह की कोई स्थिति यहाँ पर आती नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि यहाँ संघ की जगह परिसंघ कन्फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, पर यहाँ की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से संघात्मक है। और यहाँ पर 20 पूर्ण कैंटन और 6 अर्ध कैंटन है इसमें, और जो स्विस संघीय व्यवस्था है उसमें ये सारे लक्षण मौजूद हैं जो मैंने ऊपर आपको बताए हैं। और यहाँ की जो न्यायपालिका है उसको बहुत ज़्यादा वो शक्तिशाली नहीं बनाई गई है, और बनाने की आवश्यकता ही नहीं है वहाँ पर शक्तिशाली, क्योंकि वहाँ पर अवैध घोषित करने वाला कोई सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि लोग ही सारे काम करते हैं, तो अवैध किसी को घोषित करना नहीं करना स्टेट के जो वो है प्रस्ताव हैं, स्टेट का कोई कानून है, कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिफर करता हो उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। बाकी वहाँ इस तरह की स्थिति ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पर शक्ति नेताओं के हाथ में नहीं, वहाँ पर शक्ति है लोगों के हाथ में। तो न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो सीमित हैं सर्वोच्च न्यायालय की, और जैसे मैंने बताया कि भू महत्ता यहाँ पर प्राप्त नहीं है। जैसे भारत में सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, और संविधान का संरक्षक भी नहीं है स्विस गवर्नमेंट, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कानून हैं उनकी व्याख्या करने का अधिकार, या उनको पारित कानूनों पर न्यायिक पुनर्वलोकन करने का अधिकार जो है, वो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार यहाँ के जो वो है संविधान मतलब न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको नहीं है, और आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि संघीय विधानमंडल ही संविधान की व्याख्या करता है। लेकिन जो कैंटन के द्वारा जो विधानमंडल कानून पारित करते हैं उनको यह अवैध घोषित कर सकता है। और जो स्विट्जरलैंड में जो संघीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका निर्वाचन भी संघीय विधानमंडल ही करता है। क्योंकि देखिए विधानमंडल जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, और जनता को ये सारे अधिकार होने चाहिए। वैसे भी वहाँ पर मतलब किसी तरह की ये कहें कि भ्रष्टाचार वाली जैसी स्थिति वहाँ पर नहीं बनती है, तो इसलिए वहाँ पर ये स्थिति नहीं आती है कि किसको न्यायाधीश बनाएं, या कोई गलत न्याय कर रहा है, या कोई जैसे किसी को लाभ पहुँचा रहा है, ऐसी स्थिति स्विट्जरलैंड में नहीं है।
बहुत ही हमें ऐसा लगता है कि क्या दुनिया में ऐसा भी देश है, क्या ऐसे भी लोग हैं जहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो, जहाँ पर इस तरह की स्थिति नहीं हो, दलीय तरह कोई एक खिंचाव जो खींचतान होती है दलीय वो नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स स्विट्जरलैंड में ये सब कुछ है। आप उसका संविधान आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। स्विट्जरलैंड जितना सुंदर है उसका संविधान भी उतना ही सुंदर है। नागरिकों के अधिकार, तो नागरिकों के अधिकार वहाँ पर इस तरह से प्राप्त नहीं है जैसे कि हमें प्राप्त थे। मतलब ऐसे पुराने संविधान में तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं थे, मतलब थे वहाँ पर अधिकार, लेकिन इधर उधर अनुच्छेदों में बिखरे हुए थे। और जैसे आप मैंने कहा ना कि पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको ये वाला कॉलम नहीं मिलेगा, लेकिन जो वहाँ का नया संविधान लागू हुआ है 1999 में, वो संविधान जो है उसमें अधिकार पत्र है। और दुनिया के जो अन्य कोई भी अधिकार पत्र हैं उनसे और भी व्यापक है। वैसे हमारे भारत में भी अधिकार पत्र है देखिए, और अमेरिका में भी अधिकार पत्र तो नहीं था पहले, लेकिन जब वहाँ का संविधान बना अमेरिका का तो वहाँ पर अधिकार पत्र को बाद में 10 संशोधन करके तुरंत संविधान लागू हुआ और 10 संशोधन वहाँ किए गए और अधिकार पत्र को जोड़ा गया। तो स्विट्जरलैंड में भी जो वहाँ का संविधान है उसके अनुच्छेद 7 से लेकर के 36 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे अधिकार देखिए स्टूडेंट्स वहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि जो प्रथम अनुच्छेद है उसी में ये कहा गया है कि जो मानवीय गरिमा है उसका सम्मान किया जाएगा, उसकी रक्षा की जाएगी और नागरिकों को सभी प्रकार के देखिए नागरिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन वह ऐसे नहीं है कि असीमित हो, क्योंकि असीमित ये थोड़ी है कि हम कुछ भी बोलें किसी के लिए या हम कुछ भी करें। देखिए अधिकारों के साथ हमेशा सीमाएं जुड़ी होती हैं। अधिकार असीमित नहीं दिए जा सकते, अन्यथा कोई भी अधिकारों का कोई भी गलत मतलब निकाल सकता है और शासन को भी फिर बेवजह हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो अधिकार सभी को बहुत व्यापक रूप में वह दिए गए हैं और इन अधिकारों को शासन के मनमाने हस्तक्षेप से भी मुक्त रखा गया है। तो इस तरह से जो नया संविधान है वहाँ का वो अधिकारों से युक्त है। इसके अलावा वहाँ का जो संविधान है वो उदार है। उदार से मतलब देखिए लिबरल संविधान हम उसको कहते हैं जहाँ पर के व्यक्तियों को स्वतंत्रता, अधिकार और बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। एक तो होता है आदर्शवादी, एक होता है उदारवादी। तो आदर्शवादी में जहाँ राज्य को महत्व दिया जाता है वहाँ उदारवादी में व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। तो यहाँ का जो संविधान है वह व्यक्ति को महत्व देता है और मैंने जैसे आपको मैं शुरू से बता रही हूँ कि वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं, जागरूक हैं, स्वयं संविधान में संशोधन कर सकते हैं, स्वयं किसी कानून को बना सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं वो। तो राज्य के द्वारा कम से कम हस्तक्षेप लोगों के जीवन में किया जाता है। और हालांकि अब थोड़ा दुनिया को देख करके, अन्य देशों की स्थितियों को देख करके वहाँ लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों का थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है, लेकिन अभी भी वहाँ का जो मूल विचार है वो यही है कि नागरिकों को आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वहाँ पर आर्थिक रूप से कोई बहुत ज़्यादा ये कहें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, विविधता नहीं है। लगभग खूब पैसे वाले हैं वहाँ पर लोग, सामान्य पैसा सभी के पास है, कोई आपाधापी नहीं है, कोई खींचतान नहीं है। तो वहाँ पर जो है वो लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता मिली हुई है। इसके अलावा वहाँ का संविधान गतिशील है, लिखा हुआ है, लेकिन संविधान इतना भी कठोर नहीं है क्योंकि स्विस संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको संशोधन का चैप्टर अलग से, क्योंकि मैंने ये बहुत ज़्यादा आपको मैं इसमें नहीं समझा रही हूँ, आपको अलग से मैं इसका वीडियो लेकर आऊँगी संशोधन का भी, क्योंकि वहाँ पर संशोधन तो लोग करते हैं और अभिन्यासित और सविन्यासित के रूप में वो लेकर आते हैं। 1 लाख मतदाता संशोधन को रख सकते हैं, उस प्रस्ताव को रखते हैं और पूरी जनता के बहुमत से वो पारित होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने जो वीडियो का सेकंड पार्ट है उसमें बहुत सारी विशेषताएं पढ़ी हैं। फर्स्ट भी आपने पढ़ा होगा और आशा है आपको ये विलक्षण देश का विलक्षण संविधान
की अनूठी विशेषताएं बहुत अच्छी लगी होंगी, बहुत ही मैंने पूरी समझाने की बहुत अच्छे से आपको कोशिश की है। स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। जो भी आपको क्वेरीज हो वो आप पूछिए, या जो भी आप चाहते हैं कि मुझे ये मैडम जानना है, तो मैं अपनी क्लास में भी स्टूडेंट्स को पूरी तरह संतुष्ट करने की कोशिश करती हूँ। आपको भी पूरी कोशिश करूँगी, आप भी मेरे सभी स्टूडेंट्स हैं। और मेरा जो चैनल है पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं हम इसके पार्ट 3 में, तो तब तक के लिए थैंक यू।